हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 17 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो है, पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। ग्लास जो है वो एक मिक्सचर होता है सिलिका और दूसरे मेटल सिलिकेट्स का। ये एक नॉन क्रिस्टलाइन, हार्ड और ब्रिटल और ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो फिर इसके जो सरफेस जो फॉर्म होंगे ब्रेक होने के बाद में वो इरेग्युलर होंगे। हार्ड ये होता है, ये आपको पता है। ब्रिटल का मतलब होता है बीट करने से जो टूट जाए। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपको पता है, और सॉलिड के जैसा दिखता है। लेकिन रियलिटी में ग्लास जो है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है जो कि सॉलिड जैसा दिखता है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो फ्लो हो सकता है, इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोल रहे हैं, क्योंकि लिक्विड की कैपेसिटी होती है फ्लो होना। तो ये केपेबल है कि ये फ्लो हो सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है XR2.YMO.6SiO2। अब यहाँ पे जो R है उसका मतलब होता है एल्कली, और ये जो एल्कली है वो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है इसकी वैलेंसी 1 है, जैसे कि सोडियम इसका वैलेंसी 1 होता है, पोटेशियम इसका वैलेंसी 1 होता है। नेक्स्ट जब यहाँ पे YMO लिखा है तो M जो है यहाँ पे वो डाईवैलेंट मेटल है। अब डाईवैलेंट का मतलब होगा जिसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, जैसे Ba यानी कि बेरियम इसकी वैलेंसी 2 है, कैल्शियम Ca इसकी वैलेंसी 2 है, Pb यानी लेड और Zn मतलब जिंक, इन सब की वैलेंसी होती है 2। यहाँ पे जो X और Y लिखा हुआ है ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया है। देन इसके बाद हम लोग लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास वाला टॉपिक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लास को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं ग्लास के मैन्युफैक्चर में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो पहले क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो सिलिका यूज़ करते हैं फर्स्ट थिंग, जो कि सैंड के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होता है। मतलब आप यूज़ क्या कर रहे हो, सैंड, लेकिन वहाँ से चाहिए क्या, तो सिलिका उसमें से सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट है एल्कली मेटल चाहिए, तो इसको सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट या फिर इन दोनों का मिक्सचर जो सॉल्ट केक में होगा, और कार्बन का, तो कार्बन और सॉल्ट केक का मिक्सचर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसमें से एल्कली मेटल आएगा। तो यहाँ पे जैसे सॉल्ट केक और कार्बन का मिक्सचर, तो Na2SO4 डॉट प्लस कार्बन, ये उनका मिक्सचर हो गया। देन इसके बाद थर्ड थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है डाईवैलेंट मेटल। अब डाईवैलेंट मेटल क्या है, तो जैसे कि कैल्शियम, ये यहाँ पे लाइमस्टोन से आएगा, या फिर लेड ये आ जाएगा लिथरेट से, यानी कि PbO लेड का ऑक्साइड, या फिर रेड लेड ऑक्साइड यानी कि Pb3O4। तो ये दोनों लेड के ऑक्साइड्स हैं, या तो इनको यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइमस्टोन यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से कैल्शियम या फिर लेड मिल जाएगा। देन इसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो कोई भी मटेरियल जो रिमूव कर दे कलर को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं, कलर रिमूव करने के जो काम आए। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ होता है, मतलब MnO2, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है जिसका फॉर्मूला KNO3, या फिर सोडियम नाइट्रेट यूज़ होता है NaNO3। इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देन क्यूलेट्स, क्यूलेट्स क्या हैं, तो ये पीस होते हैं ब्रोकन ग्लास के। एंड लास्ट जो थिंग रिक्वायर्ड है वो है कलरिंग मटेरियल। तो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि ग्लास को कलर करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको कुछ कलरिंग मटेरियल्स दिए हुए हैं, जैसे ग्रीन कलर अगर देना हो तो क्रोमियम का ऑक्साइड यूज़ करते हैं, येलो देना हो तो कैडमियम सल्फेट, रेड देना हो तो कॉपर ऑक्साइड, पर्पल देना हो तो मैंगनीज ऑक्साइड, और ब्लू देना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड। अब अगर मैन्युफैक्चर करना है कॉमन ग्लास, जिसको कि सोडा ग्लास बोलते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी रॉ मटेरियल्स होते हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड। इनको मिक्स करते हैं राइट प्रोपोर्शन में और फाइनली ग्राउंड कर देते हैं, मतलब कि एकदम बारीक पाउडर उसका बना देते हैं। उसके बाद क्यूलेट्स का यूज़ करते हैं, इसमें ऐड किया जाता है क्यूलेट्स को, जो कि फ्लक्स का काम करते हैं। फ्लक्स का काम होता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, तो क्यूलेट्स यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के काम आते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर को बैच बोला जाता है। अभी जो ये फॉर्म हुआ है ये बैच है। इस बैच को फिर हीट किया जाएगा और टेम्परेचर रहेगा 1400 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि टैंक फर्नेस का टेम्परेचर है जिसके अंदर इसको हीट किया जा रहा है। और उस फर्नेस के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आपको नेक्स्ट पेज में दिए हैं। यहाँ पे तो पहले आप ये ब्लास्ट फर्नेस जो टैंक फर्नेस है उसका डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे मोल्टेन ग्लास है, यहाँ पे एयर और फ्यूल गैस जो भी यहाँ से पास किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन।
तो ये आपको याद करना है इक्वेशन कि जो आपका टैंक फर्नेस है उसके अंदर में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सोडियम कार्बोनेट जो यूज़ किए थे वो सिलिका ऑक्साइड जो सैंड से आया है इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। देन इसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट भी सेम वैसे ही रिएक्ट करेगा और वो कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगा। देन ये जो दोनों सिलिकेट्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मतलब सैंड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है ये ग्लास है। अब जैसा कि हम लोग देखे थे यहाँ पे लिखा रहता था आपका आर और आर होता था मोनोवेलेंट एल्केली, तो यहाँ पे सोडियम मोनोवेलेंट है। देन इसके बाद में सी और सी रहता था डाइवेलेंट, सॉरी एक्स यहाँ पे आपका एम मेंशन था। तो आर था, आर के लिए हम लोग मोनोवेलेंट ले लिए और यहाँ एम के लिए डाइवेलेंट जो कि कैल्शियम है यहाँ, और SiO2 जैसा कि आपके फॉर्मूला में था जो जनरल फार्मूला देखे थे। तो जो एक्सपीरियंस्ड क्राफ्टमैन होते हैं ना वो शेप कर सकते हैं मोल्टेन ग्लास को डिज़ायर्ड शेप्स में और ऑब्जेक्ट्स बनाने में वो काम आ जाता है। आज के दिनों में जो बिग बिग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है इसको मोल्ड करने के लिए, और इस प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है और कॉस्ट भी कम लगता है। जो ग्लास है वो क्रैक हो सकता है और ब्रेक हो सकता है अगर उसको सडनली कूल कर दिया जाए उसके प्रोडक्शन के टाइम पे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ग्लास को बहुत ही स्लोली स्लोली कूल किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। अब यहाँ पे आपको ये शॉर्ट में फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ग्लास बनाने में। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूलेट्स और सैंड इन सबको साथ में मिक्स किए और टैंक फर्नेस में उसको हीट किए। हीट करने से मोल्टेन ग्लास निकला। इस मोल्टेन ग्लास को शेप दिए हैं बाउलर्स में, ब्लोअर्स का यूज़ करके शेप दिया जाता है। एंड देन उसके बाद एनीलिंग कर रहे हैं जो कि जस्ट हम लोग देखिए कि मतलब स्लोली उसको कूल डाउन कर रहे हैं और फिर जो भी ग्लास ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे थे वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चर ग्लास का। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट में। ये हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे। इसका आंसर आपको पेज नंबर 294 में मिल जाएगा। मैं वो पेज आपको ओपन करके देती हूँ, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो ये 294 पेज नंबर है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा है वाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन द प्रोसेस, स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस। मतलब सीमेंट जो है वो धीरे धीरे सेट हो इसके लिए उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट वाइज सही आंसर है, यहाँ से डायरेक्ट आप यही स्टेटमेंट लिख सकते हो। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर क्यूलेट्स यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चर। तो ग्लास मैन्युफैक्चर में क्यूलेट्स का क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि ये फ्लक्स के फॉर्म में यूज़ हो रहा है इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्यूलेट्स आर यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। देन उसके बाद में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास इज़ नॉट फिक्स्ड वाई, यानी कि ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास इज़ नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट इज़ एन एमरफस सॉलिड। एमरफस का मतलब होता है, अभी हम लोग देखें ना कि नॉन क्रिस्टलाइन है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इट इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन क्रिस्टलाइन बोलो या एमरफस बोलो, मीनिंग सेम है। तो आप नॉन क्रिस्टलाइन लिखो क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक में टर्म जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन यूज़ हुआ है, यानी कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहता है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक ग्लास। नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स के लिए पहले एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पे। आपको चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब, उनको लेबल करना है ए और बी रिस्पेक्टिवली। नाउ 10 ml डिस्टिल वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर लेना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में, और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 4 ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करना है। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में ए और बी लेबल किए थे, इसमें सॉफ्ट वाटर लिए और दोनों में 4 ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल डाले। एंड उसके बाद में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप आपको ऐड करना है टेस्ट ट्यूब बी में, और उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को शेक करना है विगोरसली, मतलब बहुत तेज़ी से और सेम ड्यूरेशन के लिए, मतलब बिल्कुल सेम टाइम के लिए दोनों को आप एकदम शेक करोगे। और उसके बाद आप देखोगे कि जो वाटर है और ऑयल का लेयर है दोनों टेस्ट ट्यूब में वो सेपरेट हुआ कि नहीं। तुरंत इमीडिएटली आपको नोटिस करना है कि सेपरेट हुआ कि नहीं। तो आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं जब आप उनको शेक करना स्टॉप कर दे रहे हो उस टाइम पे, और उसके बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ टाइम तक, और उसके बाद देखना है कि जो ऑयल का लेयर है वो सेपरेट हुआ कि नहीं वाटर से। अब आप यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन अगर देखोगे तो टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग ऐड किए थे सोप। तो आप यहाँ पे जब उसको शेक करना बंद किए ना तब भी से वो जो दोनों लिक्विड था मतलब ऑयल और वाटर, ये दोनों जो है वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में ऑयल और वाटर जो है वो सेपरेटेड रहेगा, दोनों के बीच में क्लियर बाउंड्री आपको नज़र आएगा। और वो चीज़ हम लोग को पता भी है कि ऑयल और वाटर जो है वो नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं।
तो ये जो एक्टिविटी है वो शो करता है कि जो सोप है वो क्लीनिंग में कैसे काम आता है। यूजुअली जो भी डर्ट होता है ना वो ऑयली नेचर का होता है, तो इसमें जो ऑयल है वो वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होगा, ये हम लोगों को पता है। लेकिन सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सोप का जनरल फार्मूला RCOOM हो जाएगा, जहाँ पे R जो है वो हाइड्रोकार्बन या फिर जो हम लोग बोल रहे थे लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो COO, और यहाँ पे इसके साथ जो H होता तो हम लोग बोल देते कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी H को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं मेटल से। और वो भी मेटल कौन सा, तो सोडियम या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पे ये जो सोप है ये काम करेगा क्लीनिंग का। तो जो भी डर्ट या उसमें जो भी गंदगी प्रेजेंट है वो ऑयली नेचर का है और वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होने वाला है। अब हम लोग लिए सोप। तो जब सोप को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होता है दो पार्ट्स में। ये जो सोप का फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग RCOO माइनस अलग हो जाएगा और ये मेटल जो है वो प्लस आयन के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो RCOO माइनस बना है इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपको दिख रहा है इधर R है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि टेल बनाता है, जो कि ऑयल मॉलिक्यूल्स के साथ में जाके अटैच होगा। जो सेकेंड पार्ट है COO माइनस जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका हेड बनाता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर, ये जो इमेज दिया है ना, फिगर यहाँ पे दिया है, इससे याद करना R और COOH। तो R को हम लोग लेंगे टेल के फॉर्म में जो लॉन्ग है, और COO माइनस को हम लोग लेंगे हेड के फॉर्म में। ये जो हेड है उसमें वाटर जो है वो जाके सॉल्युबल होगा, मतलब अटैच होगा, और जो टेल है वहाँ पे ऑयल अटैच होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, टेल में ऑयल और हेड में वाटर। नाउ जब हम लोग क्लोथ्स को सोक करते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है सोप के सराउंडिंग का, वो क्या करेगा, डर्ट या फिर ऑयल को वो सराउंड करता है। द नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सोप सराउंड्स द डर्ट। तो जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पोर्शन था उस सोप का वो डर्ट को सराउंड कर लिया। और अ स्पीयर इज फॉर्म्ड अराउंड द ऑयल ड्रॉप इन सच अ वे दैट द एंड with the hydrocarbon chain tail is inside the spear and the CO end is on the outer part of the spear। तो एक स्पीयर बनता है, इस स्पीयर में आपको क्या दिख रहा है कि जो ऑयल का ड्रॉप था वो उस स्पीयर के अंदर है, और यहाँ पे जो इसका टेल बना था COO वाला जो एंड था वो यहाँ पे इसका आउटर पार्ट है, स्पीयर के बाहर का है। तो जो सोप का मॉलिक्यूल है वो एक मिसल फॉर्म कर लेता है। ये जो मिसल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे वाटर में और कोलोइड फॉर्म करता है, जो कि रिमूव कर देता है क्लोथ में प्रेजेंट सारे ही डर्ट को जब हम लोग उसको रब करते हैं और उसके बाद वाटर से रिंस करते हैं, मतलब वाटर में उसको डिप करके जब आप निकालते हो तो यहाँ पे ये इसका क्लेंजिंग एक्शन हो गया सोप का, कि सोप कैसे क्लीनिंग करता है। और उसी से रिलेटेड ये सारे आपको फिगर्स दिए हुए हैं, जिससे कि यहाँ पे डर्ट रिमूवल के लिए जो एक्टिव पार्ट है सोप का वो इस तरीके का दिखता है। और वैसे यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलेट आयन को थोड़ा सा सिंपल करने के बताया था, जो मैं आपको बोली थी कि यहाँ से आपको याद करना है। उसके अलावा जैसे क्लोथ है उसमें डर्ट लगा हुआ है, तो ये डर्ट है उसको शो कर रहा है। ये जो आपका यहाँ पे एक्टिव पार्ट बना था सोप का, वो आके इस डर्ट को वहाँ पे सराउंड कर लेगा और उसके बाद में मिसल फॉर्म हो जाएगा। तो यही मिसल फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्लेंजिंग एक्शन, यानी कि सोप कैसे क्लीनिंग कर रहा है वो। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया है, आपको 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है और 10 ml हार्ड वाटर लेना है, दो सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन आपको दोनों में डालने हैं। उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को शेक करोगे विगोरसली, मतलब बहुत तेज़ी से, और वही सेम इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फिर ऑब्जर्व करोगे कि कितने अमाउंट ऑफ फोम जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको बताना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फोम बना है। तो पहले आप क्या किए, एक में हार्ड वाटर और एक में आप डिस्टिल्ड वाटर लिए हो। हम लोगों को पता है कि हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ में लेदर फॉर्म नहीं करता है, और अगर करता भी है तब बहुत ज़्यादा सोप लगता है या फिर सोप का स्कम बन जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ज़्यादा फोम कहाँ बना, तो वो बनेगा डिस्टिल्ड वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में। और उसके बाद में कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे हार्ड वाटर था उसमें आपको ये कर्डी प्रेसिपिटेट दिखेगा। और इससे आप क्या कंक्लूड करते हो इस एक्टिविटी से, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो हार्ड वाटर है वो यहाँ पे सोप के साथ में लेदर फॉर्म नहीं कर रहा है, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। इसके अलावा एक टीचर्स के लिए नोट यहाँ पे दिया है कि अगर हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है लोकेलिटी में, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वाटर नॉर्मल लेना है और उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इन तीनों में से कोई भी सॉल्ट जो है वो ऐड कर देना है। ये सॉल्ट क्योंकि मैग्नीशियम का है तो वो उस वाटर को हार्ड वाटर बना देगा। हार्ड वाटर कैसे बन रहा है ये भी हम लोग इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशंस में देख चुके हैं, तो आप आई होप वो सारी वीडियोस देखे हो।
अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। तो इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को। तो ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए अगर हार्ड वाटर यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दूसरा कंपाउंड यूज़ करना पड़ेगा। सोप जो है वो यहाँ पे स्कम बना ले रहा है, कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले रहा है हार्ड वाटर में, तो यहाँ पे आपको डिटर्जेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। डिटर्जेंट भी सॉल्ट होते हैं, लेकिन ये सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं और यहाँ पे भी लॉन्ग कार्बन चेन होता है। जो चार्ज्ड एंड होता है इन कंपाउंड्स का, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट ये सारे आयंस सोप के साथ में प्रेसिपिटेट बना रहे थे, लेकिन डिटर्जेंट के साथ नहीं बनाएंगे। इसलिए डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिवली काम करता है। और डिटर्जेंट को यूजुअली शैम्पूज़ में और दूसरे प्रोडक्ट्स में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फैब्रिक्स को क्लीन करना हो वहाँ पे भी, और शैम्पू तो हम लोग हेयर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी दिया है, फिर से आपको 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और 100 ml हार्ड वाटर दोनों में डालना है। 5 ड्रॉप सोप सॉल्यूशन डालना है और 5 ड्रॉप डिटर्जेंट डालना है दूसरे में। अब दोनों को आप शेक करोगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स को सेम पीरियड के लिए, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में सेम अमाउंट ऑफ फोम बना है कि नहीं, ये आपको बताना है। कौन से टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड फॉर्म हुआ और इस एक्टिविटी से आप क्या समझे। तो हम लोग क्या लिए थे, हार्ड वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में। जिसमें सोप सॉल्यूशन डाले थे वहाँ पे फोम नहीं बनेगा या फोम कम बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जहाँ डिटर्जेंट डाले थे वहाँ ज़्यादा बनेगा। तो दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे फोम बना है वो पूछ रहा है, और कर्डी कर्डी सॉलिड कहाँ बना है। तो कर्डी सॉलिड बन जाएगा आपका जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोप सॉल्यूशन डाले थे उसमें। और क्या सेम अमाउंट ऑफ फोम बना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो। क्या कंक्लूड करते हैं इस एक्टिविटी से, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो यहाँ पे सही तरीके से जो फोम है वो फॉर्म करते हैं और जो सोप है वो नहीं कर पाता है। और इस एक्टिविटी से हम लोग कंपेयर तो कर लिए क्लीनिंग एक्शन दोनों का ही, सोप और डिटर्जेंट का, हार्ड वाटर में कौन कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ से आपको ये भी पता चला कि हार्ड वाटर से अगर क्लीनिंग करना है तो डिटर्जेंट्स का यूज़ करें। तो कुछ डिटर्जेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इनको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा मॉडरेटली यूज़ करें, कम अमाउंट में यूज़ किया जाए तो बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। क्या आप डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हो किसी भी सैंपल में, कोई भी सैंपल ऑफ वाटर को बताने के लिए कि वो हार्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो, डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही वाटर के साथ में यहाँ पे जो फोम है या लेदर है वो फॉर्म कर ले रहा है, तो सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा। सेकेंड है, जब हम लोग क्लोथ वॉश कर रहे हैं तो अगर उसमें सोप अप्लाई किए तो या तो उसको स्क्रब कर देते हैं, या फिर उसमें ब्रश का यूज़ करते हैं, या फिर उस क्लोथ को बीट किया जाता है स्टोन के ऊपर या फिर स्टिक के हेल्प से। तो ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि इन क्लोथ्स को वॉश करने के लिए उनको स्क्रब करना क्यों रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो घर में भी अगर वॉश करते हैं तो स्क्रब करने का ज़रूरत पड़ता है। और अगर आप देखे होंगे कभी क्लीनिंग के लिए, तो अगर बाहर भेजते हैं तो वहाँ पे उन लोग भी इसको जब वॉश करते हैं तो वहाँ पे या तो उसको बीट करेंगे स्टिक से, या फिर एकदम कंटिन्यूसली उसको स्टोन के ऊपर बीट किया जाता है। तो इसका क्या रीज़न है ये आपको बताना है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भी यहाँ पे फैब्रिक में जो भी डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उनको लूज़ करने के लिए और फिर उसको रिमूव करने के लिए। तो आप आंसर क्या लिखोगे, टू लूजन एंड रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फैब्रिक। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इस लेसन में कम्प्लीटली हम लोग क्या क्या पढ़े। तो वाटर जो है वो कैपेबल है ज़्यादातर की सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने में, और अदर सॉल्वेंट्स जो है यहाँ पे उनके कंपैरिजन में वाटर में लगभग सब चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके लिए ये बेस्ट आंसर है। देन अगर डिज़ोल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फेट्स या फिर कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम के या कैल्शियम के, तो इसके वजह से वाटर में हार्डनेस कॉज होता है। कॉमन सॉल्ट को आयोडाइज करते हैं पोटेशियम आयोडेट उसमें ऐड करके। हाँ, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन था कि सॉल्ट में आयोडीन क्यों ऐड किया जाता है। इसका आंसर मैं आपको बोली थी कमेंट करने के लिए, तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देती हूँ। सॉल्ट में आयोडीन ऐड करने का रीज़न ये है, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में डेली यूज़ किया जाता है। एक बार एक रिसर्च में पता चला था कि ह्यूमन बॉडीज़ में आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एंड उनके डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल गोइटर। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये मिला कि आयोडीन की डेफिशिएंसी जो कि लगभग सब में देखने के लिए मिल रही थी, उसको फुलफ़िल करने का बेस्ट तरीका है कि आयोडीन किसी एक ऐसी चीज़ में ऐड कर दिया जाए जो कि ह्यूमन बींग्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेली कंजम्पशन में जो चीज़ काम आ रहा था वो था सॉल्ट, इसलिए सॉल्ट में आयोडीन ऐड करने लगे।
नेक्स्ट है बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस करते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज में दिए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं जब हम लोग उसको एयर में ओपनली छोड़ देते हैं, और ये जो क्रिस्टल है उसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स वो लूज़ कर देता है और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के, और उसके बाद उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड करने के लिए उसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है और जिप्सम फॉर्म फॉर्म कर लेता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग के लिए, और इस प्रॉपर्टी में क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सीमेंट जो है वो मोस्टली मिक्सचर होता है सिलिकेट्स का और एल्यूमिनेट्स का कैल्शियम के, जो कि हार्ड हो जाता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। ग्लास एक मिक्सचर है मेटल सिलिकेट्स का, और इसीलिए उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स्ड केमिकल फार्मूला है। सोप्स जो हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो भी सॉल्ट है, लॉन्ग कार्बन चेन होता है सल्फोनिक एसिड्स का। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस दिए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो इनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाला वीडियो फिलहाल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।